वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम जैन आप सभी का इस केमिस्ट्री के चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, अब तक हमने मोस्टली वीडियोस जो बनाए थे वो 12th क्लास के लिए बनाए थे। आशा करती हूँ जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे हैं वो हमारे इस पढ़ाने को पसंद करेंगे। आज हम आपको बच्चों सॉल्व करवाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का इस बार 2021 के अकॉर्डिंग पेपर कैसा आएगा और आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे जो अपने आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो बच्चों आइए देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार आपका मॉडल पेपर हमने यहाँ से देखा है कि आपके 11th क्लास का केमिस्ट्री का कैसा पेपर आएगा। एक चीज़ और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, इस जो चैनल पर हैं वो 12th क्लास के मोस्टली वीडियोस चैप्टर्स के मैंने डाल दिए हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों आपकी 11th क्लास ख़त्म हो जाएगी, आपको 12th क्लास की नीड होगी, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 11th क्लास का अपना पेपर जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, n बराबर 4 के लिए कितने कक्षक संभव हैं। तो ये जो n बराबर 4 लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो आंसर इसका 16 है। वैसे कैसे होगा, 4s, 4p, 4d और 4f। s में कितनी होती है, 1 होती है। 4p में p में कितनी होती है, 3। इसी तरह से d की हम बात करेंगे तो इसमें कितनी होती है, 5। इसी तरह से f में कितनी होंगी बच्चों, 7। तो आप इसको ऐड कर लीजिए इन सभी को, कितना आएगा आंसर आपका 16। निरूपक तत्व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, आंसर इसका एस ब्लॉक। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र। बच्चों हम आपको बता दें ये सूत्र एल्कीन का है और ये वाला जो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है ये एल्कीन का है, जबकि ये जो सूत्र लिखा हुआ है आपके सामने ये एल्काइन का है। 0.0025 के सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों, यहाँ से आंसर कितना आएगा अपना 2 आएगा, क्योंकि 0 नहीं गिनी जाएंगे, केवल 25 को गिना जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ से पहली बार ही ऑब्जेक्टिव्स कराए जा रहे हैं। मैं आपको इतना बता दूँ, अगर हो सकता है आपके 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ जाए। और देखो मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं हूँ आपके कि यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे या 1 लाइन वाले आएंगे। अगर 1 लाइन वाले अभी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, तो भी हेल्पफुल होगा। और 1 लाइनर आते हैं अपने पास, मल्टीपल चॉइस आती है तो भी हेल्पफुल होगा। इनमें से द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, ये NH3 का होगा, क्योंकि CO2 हम आपको बता दें यहाँ से, ये जो खुद CO2 जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो 0 होता है। और NH3 और NF3 में NH3 का ज़्यादा होता है। CH4 जो है ये खुद नॉन पोलर है, मतलब ये भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। द्रव्य की, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। मुख्य की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से हम 5 की बात करते हैं तो ये मुख्य अवस्थाओं में नहीं आती, जिसमें हम प्लाज्मा और बोस कंडेंसेट पढ़ते हैं। थर्मस फ्लास्क में बर्फ क्या है बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि ना तो ऊष्मा जाती है ना ऊष्मा आती है। MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक बच्चों इसमें +4 है। कैसे निकाल लेंगे इसको हम यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं। Mn का रख दीजिए x, ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का होता है -2, इस पर पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, बराबर 0, तो x - 4 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4। लिथियम जो होता है ये मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल मतलब विकर्णी संबंध रखता है, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम आ जाएगा। बच्चों इसी के ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम के गुण किससे मिलते हैं, वो है अपना मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा नाभिक इस नहीं है बच्चों, यहाँ से हम आपको बता दें तो ये BrF लिखा हुआ है, इसकी जगह ये होना चाहिए था Br-, तो आंसर क्या आ जाता है अपना नाभिक इस नहीं, क्योंकि यहाँ से जो ऑफिशियल 3 है ये इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन इस नहीं है। जबकि ROH की बात करें तो ऑक्सीजन पर होते हैं बच्चों लॉन पेयर, तो ये यहाँ से ये भी नाभिक इस नहीं का काम कर सकता है, लेकिन अगर Br पे माइनस होता तो यही करता। आगे क्वेश्चन अपना है यहाँ से, समास बंध विखंडन को परिभाषित कीजिए। जब किसी भी इसके अंदर बंध समान रूप से टूटता है तथा एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पे चला जाता है तो यहाँ से मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। जब समान रूप से बंध टूटकर मुक्त मूलकों का निर्माण हो, इसको बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल, या इसको कहते हैं इंग्लिश में अपन हिंदी में मुक्त मूलक, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको फ्री रेडिकल। C6H14 के स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे, मतलब यहाँ से संरचनात्मक समावयवी, तो बच्चों यहाँ से इसके समावयवी कौन कौन से आएंगे, आंसर इसका है 5। कौन से बनेंगे वो बच्चों 5, वो अपन बता देते हैं आपको कि वो 5 कौन से यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए इसका आंसर है, एक तो N हेक्सेन, 6 कार्बन है ना, तो एक तो अपना ये बन जाएगा 3, 4, 5 और ये 6, 3 और 3 6। ठीक है, इसके बाद है अपना 2 मेथिल पेंटेन, एक ये बन जाएगा, ये भी 6 कार्बन का होगा, 3, 4 ये वाला। ठीक है, एक बन जाएगा आपका 3 मेथिल पेंटेन, मतलब ये वाला हो जाएगा, बीच में लग जाएगा, 3 बन गए। चौथा कौन सा बन जाएगा,
ये बन जाएगा आपका, ये वाला बन जाएगा 2,2 डाइमेथिल पेंटेन। एक बन जाएगा आपका ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ये 4 और ये 5, ये 5 बन जाएंगे। आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ली शैतेलिए का नियम समझाइए, ली चैटलर का प्रिंसिपल समझाइए। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ से बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था से पूछा गया है आपका क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि कोई भी अभिक्रिया जब यहाँ से साम्य अवस्था में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, तो इसके अंदर जब इनके दाब, ताप, सांद्रता मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में अगर चेंज किया जाता है तो साम्य मतलब इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर किए गए परिवर्तन का प्रभाव खत्म हो सके। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए इसमें प्रेशर बढ़ा दिया गया तो प्रेशर बढ़ाते अभिक्रिया मान लीजिए आगे चली गई, तो यहाँ से क्या होगी, वहाँ से इक्विलिब्रियम क्या होगा, वहाँ से उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इंग्लिश में अगर कहें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आने पर अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां उसमें किए गए उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो सके या बिल्कुल फिनिश हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आदर्श गैस समीकरण वो होती है PV = nRT। जल के अणु की आकृति कैसी होती है बच्चों, मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें संकरण आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3, आकृति आएगी इसकी V शेप और आकृति बनेगी कैसे, इस तरह से बन जाएगी 2 लोन पेयर के साथ। ठीक है ना। चलिए एवोगाद्रो संख्या का नाम ये आपको पता ही है 6.022 × 10⁻23। ठीक, n+l का नियम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर बहुत ज़्यादा। n+l का नियम क्या कहता है कि यह कक्षा के ऊर्जा के नियम को बताता है कि किस कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा है और किसकी कम है। जैसे हमने कह दिया 4s और 3d, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, तो यह n+l कक्षा की ऊर्जा से संबंधित होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षकों में भरे जाते हैं यदि, और निम्न ऊर्जा की कक्षक जिसके लिए n+l का मान कम होता है वह निम्न ऊर्जा की कक्षक कही जाती है। यदि n और l का मान समान होता है, अगर यहाँ पे n+l का मान 2 कक्षों के लिए समान आ जाए तो उसके लिए n का मान, जिसके लिए n का मान कम होगा उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, वो अपने पास कक्षक कम ऊर्जा की होगी। जैसे हमने कह दिया 4s और 3d। ठीक है, तो 4s के लिए n+l क्या होगा, 4 + 0 = 4। 3d के लिए क्या होगा, 4 3 + 2 = 5। तो किसके लिए n+l कम है, 4 के इसके लिए, तो इसकी कम ऊर्जा और इसकी ज़्यादा ऊर्जा। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 4p होता है यहाँ पे, यहाँ हम इसको निकालते तो कितना आता है यहाँ से, जैसे यहाँ से हम क्या देते हैं ये वाला, देखिए बच्चों यहाँ से कैसे होता, 4s के लिए आप निकालते अभी के अभी निकाला था 4 + 0 = 4। 3p के लिए निकालोगे तो 3 + 1 = 4। दोनों के लिए वैल्यू सेम आ रही है, तो जिनके लिए n का वैल्यू कम है ये कम ऊर्जा की कक्षक होगी। अगला देखिए गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा, आंसर लिख लीजिए इसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के मतलब परम ताप के समानुपाती होती है। अब आगे देखिए एसिडिक हाइड्रोजन में कि किसमें अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है बच्चों, इसका आंसर आएगा इथाइन। इथाइन मतलब हिंदी में अगर इसको आप कहेंगे लिखेंगे तो आंसर होगा एथाइन, मतलब CH�BC। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो आंसर आएगा अपना एथाइन। सरलतम तृतीयक अमीन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है बच्चों। तृतीयक अमीन का मतलब हो गया 1 नाइट्रोजन से 3 कार्बन का जुड़ा होना, तो इसके अंदर होएगी 3। सबसे सरलतम अमीन में एक अमीन कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक को समझाइए बच्चों। सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो किसी अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होता है, वो समांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ से, ये एक रिएक्शन हमने लिख दी H2 + O2 और ये H2O, जिस पर अभिक्रिया का कंप्लीट होना निर्भर करता है। अब यहाँ से हमने इसको बैलेंस किया तो ये बैलेंसिंग हो गई यहाँ से। तो इसके लिए संतुलित अभिक्रिया में मान लीजिए हमने कह दिया ये 10 ग्राम है, यहाँ से ये अपने पास कितना ग्राम है, ये 16 ग्राम है, तो बताएं सीमांत अभिकर्मक इन दोनों में से कौन सा होगा। हमको लग रहा है कि H2 होना चाहिए, लेकिन रुकिए, H2 जो इस बैलेंसिंग अभिक्रिया के अगर देखें
तो 4 ग्राम ऑक्सीजन कितना चाहिए 32 ग्राम, मतलब 10 ग्राम के लिए 4 ग्राम के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम। तो 10 ग्राम तो 16 ग्राम में नहीं निपटेगा, तो पहले खत्म कौन हो जाएगा ऑक्सीजन। जो किसी अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता है वही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है तथा अभिक्रिया का वेग भी उसी पर निर्भर करता है। मूल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो H2O का तो बच्चों आएगा 18 और CO2 का आएगा बच्चों 44। कैसे आएगा, H2O का निकालते हैं। H कितने हैं 2, एक का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो आप कैलकुलेट करेंगे 18। इसी तरह से CO2 का निकालेंगे, कार्बन का कितना है 12 प्लस 2, एक ऑक्सीजन कितना है 16, तो 12 प्लस 32 बराबर कितना हो गया 44। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत। जब हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत कहता है कि जब किसी कण की स्थिति ज्ञात करने की त्रुटि और उसकी संवेग ज्ञात करने की त्रुटि का जो गुणनफल होता है वो H/4 पाई के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। बहुत बड़ा नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन को। किसी भी कण की स्थिति ज्ञात करने की अनिश्चितता और संवेग ज्ञात करने की त्रुटि का जो गुणनफल है वो H/4 पाई से बराबर या बड़ा होता है। ये लेसन नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट है कि क्रोमियम और कॉपर, इंपॉर्टेंट लगाइए बहुत सारा इस पे। तो क्रोमियम का जो अपने पास आएगा वो होता है बच्चों आर्गन 3d5 4s1, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कॉपर जो होगा वो 29 होगा, तो ये होगा आर्गन 3d10 4s1। निम्नलिखित समीकरण बच्चों 14वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ मैम हमें सॉल्व करवा दीजिए 14 क्वेश्चन को, तब तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आप कहेंगे तो आपको अलग से सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 14वां क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको जरूर करवाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है, 100% आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आपको करवा देंगे अच्छी तरह से अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो। आगे देखिए, रेखांकित का ऑक्सीकरण याद कीजिए। K1O4 का याद करना है, तो K का तो होता है +1, M1 का x मान लीजिए, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का -2 बराबर कोई आवेश नहीं है पूरे पर तो 0, तो 1 + x 4 दूनी 8 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर +7। अब देख लीजिए इसका Kr लिखा हुआ है, Kr नहीं होगा, K2Cr2O7, तो यहाँ से K कितने हैं 2, एक का कितना है +1 प्लस क्रोमियम का कितना है 2, इसका पता नहीं है क्योंकि निकालना है, 7, ऑक्सीजन का कितना है -2 बराबर 0, 2 + 2x 7 दूनी 14 बराबर 0, 14 में से 2 गए 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाने वाला है +6। आयरन का इसमें +2 हो जाएगा, ठीक है, आयरन का x, ऑक्सीजन का -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2। आगे देखिए बच्चों, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है कि नाभिक को, ये अपना बाह्यतम कोश है जो भी मैंने बनाया है यहाँ पे, और ये जो कोश दिखाएंगे वो अंदर का कोश दिखाएंगे, ठीक है। तो नाभिक को अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ढक लिया जाना, मतलब अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक को क्या होता है बच्चों, ये जो अपने पास नाभिक दिखाई दे रहा है इसको ये इलेक्ट्रॉन ढक लेते हैं। ये जो नाभिक दिखाई दे रहा है इसको ये वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ढक लेते हैं, जिसके कारण ये जो नाभिक है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अपना बल नहीं लगा पाता, जिसके कारण आकर्षण बल क्या होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे घट जाता है या बाहर वाली कक्षक पे घट जाता है और त्रिज्या फैलने लगती है। तो आप ये कह सकते हैं परिरक्षण प्रभाव को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ने लगती है। परिरक्षण प्रभाव आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक को कवर कर लेते हैं, जिसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण नहीं रह पाता और त्रिज्या बढ़ने लगती है। विद्युत ऋणता बहुत आसान सा है क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्ड्स। जैसे हमने कहा HCl, तो Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर देता है, इसका मतलब ये हो गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता, छोटे परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, बड़े परमाणु की कम होती है। प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, नाभिक द्वारा ये जो अपना पास ये है, अपने पास बाह्यतम कोश है, तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, जिस बल से ये बाहर के कोश को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर यह प्रभाव कम होता जाता है, छोटे वाले में ज़्यादा होता है, और इसके द्वारा जब ये बढ़ता है प्रभावी नाभिकीय आवेश तो त्रिज्या घटने लगती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया नाभिक और बाह्यतम कोश की जो बीच की दूरी होती है ये परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसको प्रभावित करने का कारक
जो आपके सामने लिखा हुआ है, पहला परीक्षण प्रभाव, दूसरा प्रभावी नाभिक आवेश, तीसरा अपने पास कोशों की संख्या, ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। केपी और केसी का संबंध जो होता है बच्चों, ये होता है केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। ये आपका चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, पूरा यहाँ से इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। आपको लगता है तो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम केवल वही क्वेश्चन करा रहे हैं आपको जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि वीडियो छोटा रहे। समान प्रभाव किसे कहते हैं? अगर हम दो विलयनों को मिला रहे हैं और आयन समान है तो उसका परिक्षेपण कम हो जाता है। जैसे हम यहाँ से कह दें कि यहाँ से हमने विलयन ले रखा है, यहाँ से क्लोराइड आयन का, यहाँ हम ऐसे कह दें कि इस विलयन में क्या है, H2, इसमें सल्फाइड आयन है। क्या है इसके अंदर? सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन के विलयन में अगर H2S गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो सल्फाइड आयनों का परिक्षेपण कम हो जाता है, वो परिक्षेपित नहीं हो पाते हैं। तो समान आयन की उपस्थिति के कारण अवक्षेपण का कम हो जाना। हाइड्रोजन के समस्थानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये होता है बच्चों 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ये ड्यूटीरियम होता है और ये ट्राइटियम होता है। तो हम आपको बता दें प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। जो ड्यूटीरियम होता है बच्चों, इसको डीवी कहते हैं ताकि इसको भारी हाइड्रोजन कहते हैं, तो D2O पानी का, भारी पानी का सूत्र है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव समस्थानिक है और जो प्रोटियम होता है ये सामान्य हाइड्रोजन होती है। ठीक है, 18वें का अथवा का, और ये दोनों प्रश्न जो हैं ये सेम है बच्चों आपके पास। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से, निम्नलिखित पे टिप्पणी कीजिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। दूसरा देखिए मुक्त मूलक क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको यहाँ से बता दी, इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये बच्चों दो तरह के होते हैं, एक उदासीन होते हैं और एक होते हैं नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जिनमें पॉजिटिव आवेश हो, और दूसरा कौन से होते हैं, उदासीन हो। तो पॉजिटिव वाले में आंसर आ जाएगा जैसे Cl+, H+, CH3+। जिनके ऊपर प्लस होता है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, या फिर AlCl3, BF3। ठीक है, मुक्त मूलक जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, जैसे हमने कह दिया क्लोरीन मुक्त मूलक। ये समासबंध विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं, जैसे इस तरह से बन गए, तो A मूलक प्लस B मूलक होता है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। प्रेरक प्रभाव बच्चों ये दो तरह का होता है, प्लस आई प्रभाव और ये माइनस आई प्रभाव, अर्थात इलेक्ट्रॉन आगे देने वाला और ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले में जैसे मैथिल, जैसे अपने पास कौन सा आ गया, मैथिल आ गया, एथिल आ गया, प्रोपिल आ गया। माइनस आई में जैसे क्लोरो आ गया। तो ये शॉर्ट में बता दिया हमने, क्लोरो, ब्रोमो, NO2, ये सब क्या है, प्रेरक प्रभाव में। अगला क्वेश्चन है आपका आसवन। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा ये वाला। आसवन किसे कहते हैं? प्रभाजी आसवन को चित्र सही समझाइए। बच्चों डिस्टिलेशन जो होता है इसमें हम कहते हैं कि अशुद्ध द्रव को शुद्ध द्रव में परिवर्तित करने की व्यवस्था आसवन कहलाती है, जिसके अंदर पहले इसको क्या करा जाता है, इसको गर्म किया जाता है जिससे भाप बनती है। जिससे संघनन करने के पश्चात इसका क्या कर लेते हैं बच्चों, संघनन करने के पश्चात इसे अलग से एकत्रित कर लिया जाता है, उस वाष्प को, उसे आसवन कहा जाता है। और जो ये है डायग्राम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों। अनुनाद से आप क्या समझते, देखिए बच्चों अनुनाद से आप क्या समझते हैं, तो एक सीधी सी लाइन है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण अनुनाद कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमना क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है, जिसके अंदर जब अनुनादी संरचना बनती है तो वह स्ट्रक्चर अधिक स्थायी हो जाती है। जैसे O3 की अनुनादी संरचना जब बनती है बच्चों, तो ये इस तरह से बन जाएंगी। ये अपने पास एक लोन पेयर, अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक, अगर 1 बॉन्ड बनाता है तो 3, और 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर इसमें लगते हैं। CO3-2, तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है बच्चों ये वाली बनती है। इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, इसके एक माइनस और ये माइनस। तो यहाँ पर आप इसकी अनुनादी संरचना, सॉरी ओजोन की तो बना दें हम पूरी पहले, तो एक अनुनादी संरचना इसकी ये बन जाएगी, यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, ये अपने पास 3 बन जाएंगी। यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी। ठीक है, और इसके अनुनादी संकर जो बनेगा ओजोन का, वो क्या बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये इस तरह से बन जाएगा। CO3-2 की अनुनादी संरचना यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको बच्चों। ये देखिए ये अपना हो गया CO3, कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, एक माइनस यहाँ, माइनस यहाँ। अब इसके बाद अगली अनुनादी संरचना में एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया है, दूसरी बार इसके साथ बना दीजिए। ठीक है, तीसरी बार किसके साथ बना दीजिए, दूसरी बार यहाँ बना दिया, तीसरी बार बना दीजिए नीचे वाले के साथ। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास, तो ये बन गया। और इसके अनुनादी संकर जो बनेगा वो यहाँ बना देते हैं,
तीनों के साथ एक एक बार आया है, तो ये देख लीजिए यहाँ इस तरह से बन गया माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये बना दिया आपको O3 और CO3-2। अगला है अपना निम्नलिखित अणुओं की संरचना को वेस्पर सिद्धांत के आधार पर सचित्र समझाइए। बच्चों अब इसने अणुओं की संरचना यहाँ पर इस वाले पेपर में लिखी हुई नहीं है, बाकी मैं आपसे इतना ही कहूँगी वेस्पर सिद्धांत जो है बच्चों आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनता है वेस्पर सिद्धांत का। कैलोरी मिति क्या होता है, कैलोरी मीटर क्या होता है बच्चों? कैलोरी मिति का जो उपयोग किया जाता है वो ऊष्मा के मापन के लिए किया जाता है। डेल्टा यू और डेल्टा एच का मापन किया जाता है कैलोरी मिति के हिसाब से, ठीक है। डेल्टा यू जो होता है वो स्थिर आयतन पर ऊष्मा होती है और ये जो होती है अपने एंथैल्पी परिवर्तन होता है। बच्चों दो तरह की होती है, एक होता है क्यूवी और एक होता है क्यूपी, ठीक है। स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा होती है वो डेल्टा यू और स्थिर दाब पर जो होती है उसे डेल्टा एच कहते हैं। इसके मापन के लिए कैलोरी मिति का प्रयोग किया जाता है। ये आपका ऊष्मागति की लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है। कैलोरी मीटर बच्चों, इस कैलोरी मीटर का चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। बॉम्ब कैलोरी मीटर दिया है, ये वाला भी कौन सा दिया आपका? बॉम्ब कैलोरी मीटर। ये वाला आयताकार सा चित्र है इसका, ऐसे वाला, ठीक है। इसके अंदर अपने वो रख देंगे थर्मामीटर या पानी रख देंगे, इस तरह से चित्र हो जाएगा, वो चित्र है इसमें अंदर। तो ये आप बुक में से देख लीजिएगा चित्र। तो अब हम क्या बनाए यहाँ पर, तो प्लीज इसको चित्र को आप बुक में से देखिएगा। ये वाला जो अगला क्वेश्चन है बच्चों लेंदी क्वेश्चन है, ऊष्मागति की निकाय पर किए गए कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वाला जो है आपका ऊष्मागति की निकाय पर किया गया कार्य, इसके अंदर आपका log P1/P2 वाला पूरा एक डेरिवेशन आएगा। चूंकि बहुत बड़ा है अपने पास डेरिवेशन, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ से अपना ड्रॉप कर रही हूँ। इसके आने के चांसेस भी कम है, इसलिए भी मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। वो क्वेश्चन जो फटाफट हम सॉल्व कर सकें अपनी इस PDF में, वही मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। कार्बन के अपरूप बच्चों, कार्बन के आप दो तरह के अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपरूप में कौन से आते हैं बच्चों? ग्रेफाइट, ठीक है। दूसरा आता है अपना हीरा और तीसरा आता है फुलरीन, जिसमें से ग्रेफाइट और फुलरीन विद्युत का चालक है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है, ठीक है। और बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ से हीरा जो होता है वो दृढ़ स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर कार्बन का संग्रहण sp3 होता है और इन दोनों में कार्बन का संग्रहण sp2 होता है। कंप्लीट द रासायनिक, ये सब क्वेश्चन कैसी है? HCOOH हमेशा सांद्र H2SO4 जो होता है ये निर्जलन का काम करता है, अर्थात पानी के अणु को निकालने का काम करता है। ये याद रखिएगा, सांद्र H2SO4 हमेशा पानी को बाहर निकालता है। तो इसमें से पानी बाहर निकालने के बाद बच क्या जाता है? यहाँ बच जाता है CO। जिंक ZnO प्लस CO क्या बनेगा बच्चों? इसका बन जाएगा Zn प्लस CO2। अगला ये क्या बनेगा? ये बनेगा CO प्लस H2, जिसको वाटर गैस भी कहते हैं। CO प्लस H2 क्या कहते हैं बच्चों? इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों CO प्लस N2, मतलब प्रोड्यूसर गैस। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर गैस, जबकि ऊपर वाले को वाटर गैस, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है बच्चों? अक्रिय प्रभाव होता है वर्ग ऑक्सीकरण अंक से, वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था से दो कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना क्या कहलाएगा? अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाएगा। जैसे हमने कहा वर्ग 14, तो वर्ग 14 में ऑक्सीकरण वर्ग ऑक्सीकरण कितना होगा? +4। दो कम दिखाओगे तो कितना आ जाएगा? +2। अगर वर्ग 15 की बात करें तो कितना आएगा? +5। दो कम दिखाओगे तो कितना आएगा? +3। तो अपनी वर्ग ऑक्सीकरण अंक से दो कम दिखाना क्या कहलाता है? अक्रिय प्रभाव कहलाता है। इसके अंदर NH2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि P ब्लॉक को हम जानते हैं बच्चों NH2 NP1 NP2 ये होता है, तो ये NH के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अक्रिय युग्म का कार्य करते हैं और आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। देखो वर्ग 14 हम बात करते हैं तो NH2 NP2 होता है। अगर ये +4 दिखाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, +4 आ जाएगा। लेकिन अगर वो केवल और केवल किसको बाहर निकालता है? NP2 के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और NH2 के नहीं निकालता है तो +2 आती है। तो दो कम दिखाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अवस्था अक्रिय प्रभाव दिखाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? ये आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर का था और लास्ट वाला चैप्टर हट चुका है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं जब वो धरती पर आती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जो CO2 गैस की परत बनती है, ये धरती है अपनी मान लीजिए, सॉरी ये अपन मान लीजिए अंदर अर्थ है, ठीक है, ये अपनी क्या है? अर्थ है। ये सूरज है,
यहाँ से जब किरणें, ये वाला जो परत है वो किसकी बन चुकी है, ये बन चुकी है अपनी CO2 की। जब सूरज की किरणें यहाँ से आती है तो अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन वापस इस परत को भेद कर बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण धरती पर रह जाती हैं और वातावरण के तापमान में वृद्धि होने लगती है। ग्रेफाइट बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट के बारे में 3-4 चीज़ें हैं, देख लीजिए। ग्रेफाइट की हम बात करते हैं तो इसके अंदर sp2 संघनन होता है। दूसरी बात, इसकी संरचना कैसी होती है, परतीय होती है, जिसके कारण ये किसका काम करता है, ये चिकना होता है। तीसरी बात, ये विद्युत का कैसा होता है बच्चों, सुचालक होता है, क्योंकि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। और ये ऊष्मा गति के रूप से तीनों अपरूपों में सबसे अधिक स्थायी होता है, ऊष्मा गति के रूप से स्थायी। तो ये हमने बता दिया, परतीय होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में काम करता है। ग्रेफाइट किसका काम करता है, शुष्क स्नेहक के रूप में काम करता है। श्रृंखलन की प्रवृत्ति वर्ग 14 के तत्व में पाई जाती है। कैंटिनेशन किसे पाया जाता है, वर्ग 14 में। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। वर्ग 14 के तत्वों में श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें कार्बन में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण यह सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है और लंबी श्रृंखला की यौगिक बनाता है, क्योंकि कार्बन की बंध ऊर्जा सर्वाधिक होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यह श्रृंखलन की प्रवृत्ति घटती जाती है। IUPAC नाम देख लीजिए बच्चों। इसका पहले का नाम है 2 कार्बन का है, नाम है एथेन। इसका नाम क्या है अपना, एथीन। इसका नाम देख लीजिए, नंबरिंग कर सकते हो आप चाहे तो, वैसे जरूरत नहीं है। ये प्रतिस्थापी हो गया। प्रतिस्थापी क्या है, क्लोरो, 2 कार्बन को एथ, और फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो एथाइन, क्लोरो एथाइन। यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे, अगर नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ब्यूट 1 आइन। क्या है इसका नाम, ब्यूट 1 आइन। अगला देखिए, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ कहता है जब किसी असममित एल्कीन या असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, ये असममित एल्कीन है, ये कैसा अणु है, ध्रुवीय अणु है, तो ये Cl हो गया, मतलब इससे प्लस, और इस पर बच्चों क्या होगा, इस पे माइनस। बच्चों ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। 11th क्लास का मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो अपना चैनल बना हुआ है, ये 12th के लिए बना हुआ है। आपके लिए 12th क्लास की जो चैप्टर्स हैं इसकी वीडियो पे बने हुए हैं। आप बच्चों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पूरी तरह से सर्च कर सकते हैं, जहाँ कुकू केमिस्ट्री लिखा हुआ है चैनल का नेम, उस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। 12th क्लास की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से बच्चों ने पढ़ाई करी है पूरी साल, इस साल, ठीक है। आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। नेक्स्ट ईयर आप आ जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th क्लास के लिए। जो गलतियां इस साल के बच्चों ने करी, कोरोना की वजह से बच्चे सोच रहे थे पता नहीं एग्जाम होंगे नहीं होंगे, वो उन्होंने पढ़ाई स्टॉप कर दी, ठीक है। आप शुरुआत से पढ़ाई कीजिएगा। कोरोना फिर से फैल रहा है बच्चों, आपको भी ऑनलाइन क्लासेस की नीड हो सकती है, तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई का महत्व समझते हुए इस चैनल पे जितने भी आपको बता रखे हैं 12th क्लास के, 11th का पेपर फ्री होते के साथ ही आप 12th की पढ़ाई में भी जुट जाएं। चलिए अब यहाँ से बता देते हैं मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ से जब असममित एल्कीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड के यहाँ साइड 2 कार्बन है और यहाँ साइड कितना कार्बन है, 1, तो एल्कीन कैसी है, असममित है। अगर ऐसी वाली लिख देते हम तो ये सममित है, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इसका प्लस वाला भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ द्विबंध से बंधित कौन से कार्बन है बच्चों, यहाँ से द्विबंध से बंधित है बच्चों ये वाले कार्बन। तो द्विबंध से बंधित कार्बन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या, अब किस में ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या, 1 बिंदु पर या 2 बिंदु पर, सीधी सी बात है 1 बिंदु पर। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ती है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। आंसर क्या हो जाएगा, CH3 CH और ये यहाँ पर CH3 और बीच में क्या जाएगा Cl, ऐसे है। एथेन के संरूपण, एथेन के संरूपण कैसे बनाए, कन्फर्मेशनल आइसोमर बच्चों, यहाँ से तो यहाँ से देख लेते हैं अपन बच्चों। यहाँ से बनेंगे इसके ग्रसित और सांतरित, 2 हैं इसके, एक तो न्यूमैन प्रक्षेपण है और एक दूसरा है इसके अंदर संरूपण में सॉहर्स। तो ग्रसित और सांतरित कैसे बनेंगे, अगर न्यूमैन और सॉहर्स, अगर न्यूमैन बनाना चाहते हैं बच्चों तो इसके इस तरह से बनता है, अपना इस तरह से बनाते हैं और ये इस तरह से होता है इसके अंदर, ये इस तरह से है H H और ये H, ये भी कार्बन है और ये भी क्या नीचे वाला कार्बन है। अगर इसके पास पास बना देते हो, है ना, अगर इसके पास पास बनाते हो तो ये तो हो गया अपना ग्रसित, और अगर इसका सांतरित बनाते हो तो आपको क्या करना होता है बच्चों, 1 2 और ये
3 ये है। वैसे आने लायक क्वेश्चन नहीं है, ये वाला सांतरित था, इससे पहले वाला ग्रसित। देखो अब आपको नीचे वाले क्वेश्चन करा देते, बहुत अच्छे, मेरे भी फेवरेट क्वेश्चन है जो अगले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वुड्स अभिक्रिया पहली देखिए, सारे अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहला समझा रहे हैं आपको। CH3Cl रिएक्शन किससे कराई? सोडियम से। तो आपको करना क्या है, इसको दुगना कर देना है। इसको क्या कर देना है? दुगना। कैसे दुगना होगा? ये देखो, एक और CH3Cl लिया, सोडियम 2 लिए, ये यहाँ से निकाल दिया हमने, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दिया आपने, ड्राई ईथर में करा दी। आंसर क्या बन गया? CH3 एथीन बन गया। कॉल्बे विद्युत अपघटन, हमने रिएक्शन में क्या ले लिया? CH3COO Na। अपघटन कराना है इसमें, और ये लिख दिया यहाँ पे कॉल्बे। ठीक है, करोगे क्या? आपके पास ये वाला जो CH3 आता है, आप इसको क्या कर देंगे? दुगना, जैसे ऊपर कर दिया था CH3। ठीक है, और क्या निकल जाएगा इसके अंदर है? CO2 H2 और NaOH। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा कहता है ओजोनी अपघटन। तीसरा ओजोनी अपघटन देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 का करना है, क्या जोड़ना है? O3। कैसे जुड़ेगा? ये देखिए, CH2 यहाँ से CH2, O3 में एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 ऑक्सीजन नीचे। इसको इस तरह से तोड़ दिया आपने, जो बच गया वो क्या बच गया? CH2O। CH2O का मतलब क्या होता है? जिंक की उपस्थिति में तोड़ते हैं। CH2O का मतलब होता है HCHO, अर्थात 2 फॉर्मेल्डिहाइड अणु मिल जाएंगे। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये देख लीजिए, पॉलीमराइजेशन के अंदर बहुलकीकरण। बच्चों पॉलीमर में देख लीजिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पे ये अपने पास ले लिया एथीन का मॉलिक्यूल, CH डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम यहाँ से N मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसके N मॉलिक्यूल या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि लगातार एक से दूसरा अणु क्या होता है? जुड़ता जा रहा है। या हम N मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हमने ऐसे दिखा दिया कि यहाँ से इसके N मॉलिक्यूल हमने ले लिए, और ये क्या बन गया इसका? पॉलीएथीन। तो बच्चों हमने यहाँ से आपकी सॉल्व करवा दी है, कोशिश की है आपकी क्वेश्चन सॉल्व करवाने की। ये आपका 11th क्लास का एक और मॉडल पेपर बच्चों हमारे पास है, जैसा आप देख रहे हैं। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो बच्चों आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर भी तैयार है, इसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। कृपया हमें वीडियो में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा 11th क्लास का मॉडल पेपर। आपके लिए सेकंड मॉडल पेपर भी हम रेडी करके रखे हुए हैं, वो भी आपको करवा देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, आगे के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके 12th क्लास में इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, बाय। आप इसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, एक बार। ओके बच्चों, इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके।